2009 के अंदर हमको पता था 2008 के अंदर कि वो हार रही। 2008 के अंदर मैं था जलालाबाद के अंदर, मुझे पता था कि आप बोला हार रही। मैं यहाँ पे रिपोर्ट भेजा इस बात की, मैं कहता हूँ कि यार ये लोग चले जाएंगे, हमारा प्लान भी क्या होएगा। किसी को पता ही नहीं यहाँ पे प्लान भी क्या होता है। तो यार हम उनको सपोर्ट करने के लिए करने दो, बड़े चौधरी ने लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, विल जस्ट सपोर्ट। मतलब हम उनको मदद करते हैं, बड़े चौधरी कुछ करके आगे। 2009 के अंदर हमको पता था 2008 के अंदर कि वो हार रही। 2008 के अंदर मैं था जलालाबाद के अंदर, मुझे पता था कि आप बोला हार रही। मैं यहाँ पे रिपोर्ट भेजा इस बात की, मैं कहता हूँ कि यार ये लोग चले जाएंगे, हमारा प्लान भी क्या होएगा। किसी को पता ही नहीं यहाँ पे प्लान भी क्या होता है। यार हम उनको सपोर्ट करने के लिए करने दो, बड़े चौधरी ने लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, विल जस्ट सपोर्ट। मतलब हम उनको मदद करते हैं, बड़े चौधरी कुछ करके आगे। हमारे पास हथियार है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारा मदीना ऑफ द ईस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने अफगानिस्तान को जीता है और 2 पावर्स पर आए हैं। और तुम्हारी जनता क्या हाल है? अरे जनता का ही तेल लेने, ये सब पैदा होते हैं, मर जाते हैं। इस्लाम को जिंदा रखना जरूरी है, इसके लिए पैसे दो। इमरान खान को भीख मांगने भेज देते हैं वहाँ पे रियाद में, कि तुम जाके उसको कहते हैं मिसावड़े को कि तुम जाके बैठ के उसके साथ नमाज पढ़ो। ये खुद भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मिसावड़े उनकी हालत ही खराब है। वो बजा पहुंच जाते, भाई साहब आपके साथ नमाज पढ़ लूँगा, मना थोड़ी करेगा, इतना बड़ा राजा उसको। मतलब आप वैसे मैं भी चले जाऊँगा तो मुझे मना नहीं करेगा वो नमाज पढ़ने से। उनकी एक तहजीब है, सभ्यता है, कल्चर है, मतलब पुराने लोग हैं, उनको ऐसा है। तब आप मेरे उसमें आओ, बैठो, मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ। घर ही पहुँच जाते हैं, उसके पैसे दो भाई साहब। उस दिन जिस दिन वो मना ही नहीं कर सकते किसी को। ये है नैरेटिव। हमारे ऑप्शंस किसी को पता भी नहीं है, हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ किसी को नहीं पता। ग्लोबली नोबडी नोज हाउ स्ट्रॉन्ग द इंडियन इंटेलिजेंस इज, एंड दैट इज टू द ग्रेट क्रेडिट ऑफ ऑल द 4 फाउंडर्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी who had ensured that we remain cutting edge, number 1, world class, without ever doing anything out of the way. माओ ने उसके चलते करोड़ों लोगों के जीवन खत्म किए। शी जिनपिंग करोड़ों लोगों का करेंगे, क्योंकि वो करोड़ों लोग जो अपनी सेविंग्स किसी भी तरह से चाइनीज इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पैसे वापस नहीं आएंगे। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस। 3 प्रश्न है यहाँ पे कि तालिबान कैसे जीता। शायद क्या आईएसआई जीता है तालिबान के साथ, और क्या अमेरिका हारा है, यही है मेरे ख्याल से। तीनों आपके प्रश्न में उनके जवाब भी हैं। वाकई तालिबान जीता है। 2001 में तालिबान का जो एस्केप था अफगानिस्तान से, वो दुनिया के इतिहास में जब वॉरफेयर का जिक्र किया जाएगा तो एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के तौर पर देखा जाएगा। तो एक ऐसा ज़माना था कि CIA के द्वारा समर्थित और अफगान वॉरलॉर्ड के द्वारा नियंत्रित एक फौज अल-कायदा को तोरा बोरा के माउंटेन्स में घेर के, और एक जगह बिल्कुल बॉर्डर पे जलालाबाद और पेशावर के बीच में तोरा बोरा माउंटेन्स पे घेर के, और उनको पकड़ने की तैयारी थी। ऑलरेडी करीब 150 लोग तो वहाँ पे पकड़े जा चुके थे, और उनके ऊपर अमेरिकन फोर्स ने दावा किया था कि सब अमेरिका ने पकड़ा है। ये सब बातें चल रही थी। तो अमेरिका को आइडियली वहाँ पे अपने एयर सपोर्ट और अन्य फोर्स भेजनी चाहिए, जो नहीं भेजी। 3 दिन तक वो व्यवस्था वहाँ पे लटकी रही, और वो चलेगी, क्योंकि अमेरिका को दूसरी लड़ाई लड़नी थी जिसका नाम था इराक, क्योंकि तेल ज़्यादा इराक में है। तो वो ध्यान वहाँ से भटक गया और इराक में लग गया, और वो पूरा मसला अल-कायदा के उधर जाने से एक नई तरह की दुनिया के लिए समस्या बन गया, जिसमें से ही बाद में आईसिस और अब आईसिस खुरासान और ये वर्तमान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान निकल रहा है। उस रिट्रीट के साथ ही ये मिथ शुरू हो चुका था कि साहब जब इतनी बड़ी पावर और इतना सब कुछ हमारे पीछे पड़ा और हम उसमें से बच के आ गए और जिंदे, और हमारा बाढ़ भी बांका नहीं हुआ, तो हम तो मतलब कोई ऊपर की शक्ति है तभी तो आ गए हम लोग। तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव क्रिएट हो गया उस पूरे बॉर्डर लैंड्स के अंदर कि साहब ये तो इनविंसिबल ही है, ये लोग तो, ये तो पता नहीं क्या ताकत है, इन्होंने तो क्या क्या काम कर दिए। उधर पूरे ट्विन टावर्स उड़ा दिए, तंजानिया के अंदर बोट उड़ा दी, कीनिया के अंदर एम्बेसी उड़ा दी, पानी का जहाज उड़ा दिया उनका। तो ये तो बड़े आदमी है, तो मतलब तो उन लोगों को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। ट्राइबल एल्डर्स उन लोग का हाथ पकड़ के चूमने लग गए। पुराने घरों में उनका आना जाना हो गया, उनके लड़कों की वहाँ पे शादी ब्याह होना शुरू हो गई। होते होते वहाँ पे उनका एक मिथिक स्टेटस बन गया, जिस स्टेटस का फ़ायदा तालिबान को मिला बाद में, कि अल-कायदा से ली हुई उनकी सीख को इस्तेमाल करते हुए तालिबान ने 20 साल एक बहुत सक्सेसफुल, सुनियोजित, स्ट्रेटेजिक, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लेड गुरिल्ला वॉरफेयर का गेम खेला है, जो कि किसी अन्य सेक्टर के द्वारा समर्थित है, क्योंकि वो इस विक्ट्री के द्वारा
इस मॉडल को अब अन्य जगहों पर एप्लीकेट करेंगे। इस मॉडल की तलाश कई दशकों से हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमारा विषय इस वक्त अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में किन्हीं 2-3-4 शक्तियों ने मिलकर तालिबान की बैक पे अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट किया है। इस गुरिल्ला वॉरफेयर लेड, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लेड, हाइब्रिड वॉरफेयर लेड, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से, जिसमें बिना गोली चले पूरे देश पे कब्जा ही हो गया। लाखों की फौज भग गई, इतनी बड़ी वैश्विक शक्तियां अपने अपने एयरपोर्ट छोड़ के भग गई, भय पैदा हो गया। टेरर इज नॉट अ इज़म एनीमोर, it's a reality that people are living day to day in Afghanistan. In every town, every city, every home, every village, terror is not an ism anymore. We cannot talk about it in abstract ideal terms. It is a reality कि मैं घर से बाहर निकल दूँ कोई गोली मार देगा वैसे, दाढ़ी कहाँ है तेरी, मैं घर से बाहर निकल दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, घर के अंदर भी बैठा हुआ कुछ भी हो सकता है। एक इंसान होने के नाते मुझे कोई अधिकार ही नहीं है। ये इज़म नहीं है, ये यथार्थ है। मैं गाजर मूली भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी हूँ ही नहीं। मैं तालिबान की प्रजा हूँ, जिसको चाहे जब काटेंगे, क्योंकि वो प्रजा तंत्र नहीं है, वो एक नया तंत्र है जिसको तालिबान तंत्र कहते हैं, जिसमें उनकी इच्छा हो गई कि ये कपड़ा कैसे पहन रखा है तो गंदा कलर है, काट दो उसी कदम, गंदा कट जाएगी। आपको पूछेंगे भी नहीं आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, कहाँ के हो। मुसलमानों को भी काट देते हैं वो तो, उनके लिए तो वो ही सरदार हैं। उन्होंने क्योंकि कुरान पढ़ी हुई और उसकी याद कर रखी है, उनके नीचे चेले चपाटे उनके हाथ चूमते हैं, और उन्होंने बता रखा है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तो वही कर रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि काट दो गर्दन, हमने काट दी गर्दन, अब क्या करें। तो वो एक्चुअली उनकी अदालतों के अंदर कोई हमारे जर्नलिस्ट वगैरह तो कुछ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये आपके चोर आए हुआ है तो आप इसको क्या सजा दोगे। तो बोल रहे हम जो भी सजा देंगे बिल्कुल न्याय वाले देंगे। बोला न्याय वाले मतलब क्या हाथ काट दोगे? बोला नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि इसने कितनी चोरी करी है, कितनी बड़ी, कितनी बार कर चुका है, और वो जो सामने वाला आदमी वो क्या चाहता है। उसके बाद अगर हाथ काटना हो तो हाथ भी काटेंगे, जो भी हमको सजा देंगे वो देंगे, लेकिन हम देंगे वो जो लिखी हुई है, हम उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। अच्छा लिखी हुई कहाँ पे? ये सब चीज़ वहीं पे लिखी हुई जहाँ पे बाकी सब चीज़ें लिखी हुई है। तो वो किसने लिखी हुआ है? तो वो तो ऊपर से लिख के आई है। अब आप क्या करोगे वैसा? 2001 में मैं मसूरी में था ना, तो विषयांतर नहीं है, बहुत प्रासंगिक बात है। तो ये 9/11 हो गया, तो वहाँ पे एक डिबेट हुई साहब कि जिसमें यह था कि आर्म्ड पता नहीं रिस्पॉन्स इज द ओनली ऑप्शन फॉर द यूएस इन द वेक ऑफ द 9/11 प्रोपोगेशन। तो सब लोग बढ़ चढ़ गए कि साहब विनय न माने जल्दी चढ़ा 3 दिवस के बीच, बोले राम सको तो बैग न होत न प्रीत, वी विल ब्रिंग डेमोक्रेसी ऑन द बैक ऑफ B-52 लबास न मसूरी के अंदर। भाई लोग चढ़ चढ़ के एकदम कि अब बस पूरी दुनिया बदल जाएगी, बदल गई। लेकिन वैसा नहीं हुआ जो लोग सोच रहे थे। अमेरिका तो नहीं जीता, अमेरिका तो हारा है। अमेरिका को पता है। अभी सेनेट के अंदर हियरिंग्स हुई थी अफगानिस्तान के बारे में, वो क्या कह रहे थे वहाँ पे, आप देखिए ना, अभी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है। माइक मिले जो उनके हैं चीफ ऑफ स्टाफ, तो वो कह रहे हैं कि बेटा हमको पता नहीं, हम कह रहे हैं 10 साल से बेवकूफ़ बना रहे, 2000 साल के। अभी 2009 के अंदर हमको पता था 2008 के अंदर कि वो हार रहे हैं। 2008 के अंदर मैं था जलालाबाद के अंदर, मुझे पता था कि आप बोला हार रहे। मैं यहाँ पे रिपोर्ट भेजा इस बात की, मैं कहता हूँ कि यार ये लोग चले जाएंगे, हमारा प्लान भी क्या होएगा। किसी को पता ही नहीं यहाँ पे प्लान भी क्या होता है। तो यार हम उनको सपोर्ट करने के लिए करने दो, बड़े चौधरी हैं दुनिया के, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, विल जस्ट सपोर्ट। मतलब हम उनको मदद करते हैं, बड़े चौधरी कुछ करके आगे। दिख रहा है कि वो लोग हार रहे हैं, अपने कैंप से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस। कैंप के अंदर में उनके लड़के मतलब बहुत एकदम हाई स्पिरिट्स के अंदर है, और अपने वीडियो गेम खेल रहे हैं चकाचक, चश्मे उसमें लगा रखे हैं, और उनके वहाँ पे आइसक्रीम मैं मतलब बुरा नहीं मान रहा, लेकिन वो आइसक्रीम खा रहे हैं 3 दफ़े, वो मज़े से एयर कंडीशन मसाज कर रहे हैं, वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो हाई स्पिरिट के अंदर है। वो जो लड़ रहे हैं वो आदमी बात है रोटी और गोले के लिए जी जान देने के लिए तैयार है। उसको चाहिए 2 चीज़, रोटी चाहिए और गोली चाहिए। एक क्लियर गिव अवे क्या है कि यार ISI का हवाई जहाज लेके जा रहे हैं उन लोगों को कतर के अंदर मीटिंग कराने। कतर के अंदर पॉलिटिकल ऑफिस है, टर्की और पाकिस्तान दोस्त है, इस्लामिक ब्रदरहुड का एक नया मॉडल है। पाकिस्तान इकला तो दोस्त है जो सबके लिए लेबोरेटरी बनने के लिए तैयार है। वो खुली लेबोरेटरी, कोई भी आके कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जैसे जिहाद के नाम पे अमेरिका ने उस वक्त किया, अलकायदा बना दिया उन्होंने। बनाना जरूरी था, क्योंकि एक
उसको तो हराना था ना, इज्म को। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई होगी तो आप तो बता रहे हो आप कैपिटलिस्ट हो, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसको हराना जरूरी था फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि हम जीतेंगे तभी अच्छा रहेगा। अब वो जीत गए, वो कोल्ड वॉर जीत गए, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ कैपिटल में, क्या हुआ आपने पता है? 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2021 की वीडियो देखिए आप, कैपिटल पे क्या हुआ है। अमेरिकन डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ रही है। ये माइक मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, ये सी जिनपिंग के छोटे वाले भाई साहब जो आर्मी के मसले मसले देखते हैं, कि यार क्या तुम्हारा खत्म हो गया सब कुछ? इज द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ओवर? बोल रहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम थोड़े डेमोक्रेसी है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, हम थोड़ा हैंडल कर लेंगे। वो पीछे से बता रहे हैं कि हम तुम पे अटैक नहीं करते, कोई चिंता मत करना। वहाँ पे आ रहा है उनके सामने बात। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? अमेरिकन डेमोक्रेसी की विसंगतियाँ हैं, वो उजागर होती हैं उनकी डीलिंग में अफगानिस्तान में और दुनिया में सब जगह। तो अमेरिका तो हारा है, तालिबान जीता है, और पाकिस्तान का क्योंकि एक हाथ है तालिबान, जिसकी 5 उंगलियां हैं, जिसमें से अंगूठा हक्कानी नेटवर्क है, फिर कोयटा शुरा है, फिर पेशावर शुरा है, फिर एक तालिबान 2.0 है। वो नए वाले जो लड़के हैं ना, सब अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, जो सब पेशावर के सब जो रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ा के वहाँ पे पॉलिटिकल एडवाइजर्स के तौर पर फिक्स किया गया लंबे समय तक, जो अभी उनके जीतने में सहायक हुए, जिन लोगों ने सिस्टमेटिकली वहाँ पे साइट रन किए तालिबान 2.0। और वो साले ड्रग कार्टल्स और रूडिमेंट्स ऑफ द माफिया नेटवर्क्स which controls the poppy cultivation and the heroin routes, because this is something nobody talks about, but everybody knows. Everybody knows that the amount of narcotics getting processed on the borders of Afghanistan, Pakistan is of a magnitude the world has never ever seen. जो पंजाब में क्या हुआ है, जो हिंदुस्तान में करने के उनके प्लान हैं। 60,000 रुपये किलो फिनिश प्रोडक्ट है कोई एक्स, वो इंडिया में 2 करोड़ रुपए का बिक रहा है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस होकर कहीं से भी वो घुसेड़ने का काम है, और पकड़े जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने के अंदर आ रहे हैं। हमारे शहरों की क्या स्थिति हो गई है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से हमारे साथ एक गेम खेला जा रहा है। इधर से एक नया एक कुछ ऐसा गुब्बारा से उठ रहा है, उसको तालिबान है, जिसको ऐसा ड्रामा, अरे तो क्या हो गया। उधर से एक नया ही डोकलाम प्रोग्राम, अरे क्या हो गया। और बीच में हमको अंदर दीमक की तरह खाके खोखला कर दिया जा रहा है, और हमें पता नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। किसी को भी, मंत्रालयों को नहीं पता आपस के अंदर, कि आप किसी को फ़ोन करिए, कि गृह मंत्रालय में पूछिए, विदेश मंत्रालय में पूछिए, अन्य अन्य जो विभाग है, मतलब इस विषय के ऊपर क्या है, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि स्थिति पहले बार ऐसी हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देयर इज़ नो टेम्पलेट फॉर दिस। इट इज़ वंस इन हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन ऐसा मोमेंट। It is fraught with great challenges. It is also fraught with great opportunities, and that is where India stands. And that is coming back to your question. Yes, so-called Taliban has won because of whatever we discussed. Yes, Pakistan has won for whatever reason. But no, India has not lost. America has lost. NATO has lost. Britain has lost. And they have lost money, treasure, lives. God bless their souls, whoever भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन हासिल तो कुछ कर नहीं पाए। मैं बहुत चाहता हूँ मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए भी, ये क्या किया आप लोगों ने। और अब पता पड़ रहा है कि शुरू से ऐसे ही था, किसी को पता नहीं था क्या करना है वहाँ पे, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी। डोनाल्ड ट्रम्प वन 2003 के उनके लिखित मेमो है, जिसमें कह रहे हैं हेल्प इट इज़ गोइंग टू स्लिप आउट ऑफ, क्योंकि वो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है अमेरिका के अंदर, कैनेडी खत्म करते हुए वैसा उन लोगों ने। आप क्या बात है, डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे से कितना सारा, डोनाल्ड ट्रम्प को न जीतने देने के लिए कितनी साजिश है आपको पता है ये बात। अभी जो बाइडेन के साथ क्या साजिश है आपको पता है ये सब बात। ये बिग टेक कैसे पूरी दुनिया भर के अंदर सब क्या कर रहा है। ये दुनिया वो नहीं है जो हम सब देख रहे हैं। अफगानिस्तान में वो नहीं हो रहा जो आप समझ रहे हो, वहाँ पे और कुछ हो गया। अब ये सारा लिथियम विथियम चीन जाएगा, फिर चीन अपने कार टर्की भेजेगा उस रास्ते से, फिर टर्की वहाँ का एक लोकल हब बन जाएगा, फिर ये पाकिस्तान यहाँ का एक लोकल हब बन जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके मजे करेंगे। उनका एक लंबा प्लान है। इवेंचुअली ये हमारे ऊपर टुकड़े करके हमको तो मार्केट बना देना चाहते हैं, और हमारे सबसे जो प्राइमरी और की रिसोर्स है जिसका नाम है हमारे ग्लेशियर्स, उसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ये उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान है ओटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद से। और इंडिया में थे उनके लोग, हैं, रहेंगे, क्योंकि इज़म है ना, वो तो एक विचार है, उस विचार के समर्थक होते हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि अपन ऐसा करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, किताब लगा देते हैं सब जगह, अच्छा उससे चाय बन जाएगी।
नहीं बने क्या? उससे फ़ोन पे बात हो जाएगी, उससे बीमारी सैल हो जाएगी, उससे एजुकेशन हो जाएगी। बेवकूफ़ भरी बातें इस नई शताब्दी में करने के लिए कुछ ड्रामा करने की ज़रूरत होती है, और वो ड्रामा अफ़गानिस्तान और सीरिया और लीबिया इन जगहों कराया जाता है, ताकि वो एक जनता जिसको 1400 साल से भाई और भाई इधर देखो क्या हो रहा है, हम कितने, जो भी एक पूरी मजमा है, उस मजमे की कहीं पोल ना खुल जाए भाई साहब, यथार्थ पता नहीं पड़ जाए, सत्य कहीं उजागर ना हो जाए, कहीं जान ना जाए दुनिया की अरे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। मार ही रहे हो आप एक दूसरे को ही, मतलब आप तुम हिंदू मुसलमान करके देखोगे उसे नेचुरली, क्योंकि आपके लिए एक लोकल रीजनल मसला है, लेकिन इजिप्ट में मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, लीबिया में तो बहुत ही मार ही रहे हैं, और टूनिशिया के अंदर भी है, और मोरक्को के अंदर भी है, और नाइजीरिया के अंदर भी है। वहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, बोको हराम है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, लड़ाई तो है ना, मोजाम्बिक के अंदर है। ऐसी कंट्री बता रही जहाँ पे नहीं है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो फॉल्ट लाइन जिनकी हम बात कर रहे थे, वो फॉल्ट लाइन्स नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोज हो गई है। हर बार जब एक एक क्रांतिकारी औद्योगिक परिवर्तन आता है चीज़ों को बनाने में और सूचना का आदान प्रदान करने में, उसके साथ एक नई तरीके की व्यवस्था आती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, डेमोक्रेसी आ गई। बिना डेमोक्रेसी के इल्यूजन के अब वो जनता रुकेगी नहीं उन स्लम्स के अंदर। इट इज़ सैड, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, ये दुखद विषय है। मैं हंस नहीं रहा हूँ उसके ऊपर, मैं सिर्फ अपने आंसू रोक रहा हूँ। दुनिया भर में पूंजीवाद के नाम पे, कैपिटलिज्म के नाम पे, और कम्युनिज्म के नाम पे, और मार्क्सिज्म के नाम पे, और व्हाटएवर माओइज्म के नाम पे, व्हाटएवर इज्म के नाम पे, गरीब लोगों का तो शोषण नहीं हुआ है ना आज तक। गरीब लोगों के ऊपर तो अन्याय हुआ है ना, गरीब लोग तो पिसे हैं ना बेचारे। तो अब शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ का एक डिजिटल रिकॉर्ड है, तो भारत कुछ नया कर सकता है क्या? ये भारत के लिए चैलेंज है। और क्या भारत वो सक्सेसफुल कर पाएगा, ये मेरा आपसे प्रश्न है। लेट मी बिगिन विद कॉम्प्लीमेंटिंग यू on your understanding of the whole larger issues involved. So there are three primary things that we need to be focused on here. First is that there is a new Middle East which is coming up. The Middle East that we knew, the Middle East that is in the history books, that Middle East that was taught in the academics, that was over on the 15th of March 2011. Right? As Jihad 1.0 was over on the 1st of May 2011. 2011 I think it was when Obama was killed, right? Osama, 2014 I think, yeah. So there are these landmark events on which certain things happen, and based on those landmark events, you know, we can kind of pinpoint कि यार यहाँ पे ये चीज़ बदल रही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। 2006 में हिजबुल्लाह ने इसराइल को ड्रॉ पे रोक दिया एक लड़ाई में, एक इम्पोर्टेंट इवेंट था। उसके पहले लेबनान में एक रफ़ीक हरीरी करके बड़े नेता है वहाँ के सुन्नियों के, उनकी हत्या हो जाती है स्क्वायर के ऊपर, जिसका आज तक किसी को नहीं पता किसने किया है। उससे पहले सीरिया की प्रेजेंस थी वहाँ पे, लेकिन उस हत्या के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, सीरिया को वहाँ से हटना पड़ता है। 2006 में हिजबुल्लाह इसराइल को लड़ाई के अंदर रोक देती है। इसराइल पहले बार किसी लड़ाई में ड्रॉ खेला है। जो जानकार है वो कहते हैं कि शायद इसराइल हार भी गया है। क्यों? क्योंकि इसराइल के पास वो नहीं है उतना मैचिंग जितना हिजबुल्लाह कर पाया उस लड़ाई के अंदर, उस जगह पे साउथ लेबनान के अंदर। तो अब ये दुनिया भर में चिंता हुई कि अब क्या करें जाए। तो वो जो आप बताने कि साहब अब तो हिजबुल्लाह को डिसमेंटल किए बिना कोई तरीका नहीं। तो हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करने के लिए ज़रूरी है कि सीरिया को डिसमेंटल किया जाए। बिना सीरिया के हटे न हिजबुल्लाह जाएगा, न हमस जाएगा, न इस्लामिक जिहाद जाएगा, न गाज़ा और ये वेस्ट बैंक का कोई समझौता होगा, क्योंकि सीरिया तो सीरिया है ना, इट्स पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपका ये जो प्रश्न समझने के लिए हमें तीन बातें समझनी पड़ेगी। एक, ग्लोबल कैपिटलिस्ट व्यवस्था, डोमिनेंट नैरेटिव विच इज़ लेड बाय यूएस, नेटो, व्हाटएवर। देयर इज़ अ ट्रैक 2 विच इज़ लेड बाय रशियंस, यू नो, द चाइनीज, विच हैव नाउ काइंड लाइक, यू नो, Maoist capitalist kind of hybrid kind of regime. And there is a third kind of front which is led by the Iranians, which calls itself the axis of resistance. They consider Russians and Chinese as their benefactor, which is also true. And then the Russians and the Chinese and the Iranians and the Syrians, and now Iraq is with them, and right up to Lebanon, they see themselves as people who are going to be scripting the post-capitalist narrative for the world. ये जो कर रहे हैं ना MBS, उसके दूरगामी परिणाम होंगे और सकारात्मक होंगे। वो जो सऊदी अरब में रिफॉर्म्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इरिवर्सिबल रिफॉर्म्स उन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिए हैं अपने आने के बाद से,
जिसमें एक एंटी करप्शन ड्राइव थी रिट्स कार्ल्टन। वहाँ पे जो हुआ दुनिया ने देखा ना, एक सत्ता परिवर्तन हुआ जो एकदम ब्लडलेस स्कूप की तरह, रक्त रहित क्रांति की तरह वहाँ पे हुआ। और एमबीएस ने उसके बाद आकर इस तरह की पॉलिसीज़ का निर्धारण किया, जिसके दूरगामी परिणाम सऊदी अरब को एक आधुनिक राष्ट्र के तौर पे 2030 में अपने आप को मिलने में मदद करेंगे। कि जब 2030 में सऊदी अरेबिया अपने मुस्तकबिल से, अपने फ्यूचर से जाके मिलेगा, तो वो एक आधुनिक समाज होगा जहाँ पे तेल के अलावा भी अनन्य 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 संभावनाएं हैं, रेवेन्यूज़ की, इंटरेक्शंस की, एम्प्लॉयमेंट की, ग्रोथ की और नए तरह के समाज बनाने की। तो और उसका जो ये तबलीग जमात को बैन करने संबंधी जो फैसला है, उसके एकोज ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं। कम से कम उस एक अनाउंसमेंट से दुनिया भर में एक क्लैरिटी तो आ गई है कि दुनिया भर में एक तबका है मुसलमानों का बहुत बड़ा, जो एमबीएस के रिफॉर्म से खुश है, जो उसको सऊदी अरब का आधुनिक रिफॉर्मर जान के उसके साथ लगने को तैयार है। और वो समझ रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड इस्लाम को इस तरह के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और एक दूसरी तबका है जो बोलते हैं नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो ट्रेडिशन के खिलाफ है, ये तो अतीत के खिलाफ है, ये तो पास्ट के खिलाफ है, ये तो इस बात के खिलाफ है। दाढ़ी कहाँ है भाई साहब, दाढ़ी कहाँ है? अब एमबीएस बोले कि यार दाढ़ी का क्या लेन देना है, जिसकी जैसी मर्जी वैसे रखे दाढ़ी। नहीं, अब इस बात पे लड़ाई करेंगे ये लोग। तो इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया ना, और वो यही चाह रहे हैं। एमबीएस के रिफॉर्म्स के तह में जो मेन एजेंडा है वो एंटी रिलीजन नहीं है कतई, एंटी स्पिरिचुअल नहीं है कतई, वो मॉडर्निस्ट एक एजेंडा है जो लेस्ड है उस ट्रेडिशन की, उस अंडरस्टैंडिंग से जो वो ट्रेडिशन सदियों से रहा है, वहाँ भी बनने के पहले भी। आप समझिए ये बात कि कोई भी समाज इवॉल्व होता हुआ समाज होता है, जैसे कोई भी इंसान होता है। जो बचपन में एक बच्चा की इच्छाएं कामनाएं होती हैं, वो बड़े होने के बाद नहीं होती। जो एक जवान आदमी की होती है, बुढ़ापे में नहीं होती। ऐसे कंट्रीज़ की भी बदलती रहती है एस्पिरेशन। 1981 का जो सऊदी अरब था, जब पेट्रो डॉलर्स आए थे, उसकी एस्पिरेशन बहुत अलग है जो आज का सऊदी अरब है 2021 के उससे। आज के सऊदी अरब को पता है कि शायद पेट्रोल का भविष्य 10 साल से ज़्यादा है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दुनिया भर के अंदर आ चुके हैं, गाड़ियाँ भी शायद नहीं रहेगी। अभी कोविड ने बता दिया कि यथार्थ क्या है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साम्राज्य के ऊपर अस्तित्ववादी प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। तो उसकी रिफॉर्म्स की जो पैरवी दुनिया भर में लोग करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं अनन्य कारणों से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और हमारे नीति निर्धारकों ने बहुत दूरदर्शी तक का परिचय देते हुए शुरू से ही आउट ऑफ द वे जाके जिस तरह से यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों की एक नई नींव डाली है, उस नींव के ऊपर एक भव्य इमारत की रचना होगी, जिस इमारत में हमको ये अधिकार होगा कि हम भी जाके किसी कोने के अंदर अपना मंदिर बना पाएंगे। आप समझ रहे हैं? वो एक नया तरह का मिडिल ईस्ट बन रहा है, जिसमें ये संभव हो पाएगा कि आप एक इंसान के तौर पे वहाँ पे जाके रहें। मैं एक हिंदू के तौर पे अपनी चोटी के साथ, अपने तिलक के साथ, अपने जनेऊ के साथ जाके रह सकता हूँ। कोई मुझे इसलिए गोली से नहीं मार देगा कि भाई साहब आप जनेऊ क्यों पहने हुए हो। आप समझ रहे हैं? ये एक मौलिक अधिकार है इंसान होने का, जो अब मिल रहा है लोगों को उन समाजों के अंदर। वो भी लोग देने नहीं जा रहे। एक पूरा तबका है ना ये मुसलमानों का, तिलक तलाक, ट्रिपल तलाक, ये है, ये ऐसा है। अभी जो तालिबान की जीत के ऊपर बाहर निकल के आ गई, वो खुशी मना रहे इस बात के ऊपर। उससे एक जो इस्लामिक पोलराइजेशन होगा, उससे एक क्लैरिटी होगा कि साहब 30% मुसलमान तो ऐसे हैं जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं, ये इस्लाम में रिफॉर्म चाहते हैं, ये उस कत्लेआम से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। ये 30% बीच वाली जमात है कि इसको देखते हैं क्या होता है, इनको पता भी नहीं बेचारी मिडिल क्लास टाइप की, 2 हो जाए सो अच्छा है, बाद में देखेंगे अपन, तो रोजी रोटी की चिंता करो। फिर एक 20% जमात है जो थोड़ी सी तो कुछ यार ज़्यादा अच्छा था, पहले अपन बहुत अच्छे थे, राजा महाराजा थे, अपने राज चलते थे, क्या हो गया अपने साथ, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद एक छोटा सा तबका है जो साला नहीं, हम तो वापस जो दुनिया के राह पलट देंगे, साले इसको वापस लेके जाएंगे और वो 700 साल के अंदर हमारे जो वैसे के वैसे कर देंगे। और जो उन्होंने कहा था वैसे वर्ड बाय वर्ड उतने, वहाँ तक पजामा, वहाँ तक दाढ़ी, ये इसके अंदर इस्लाम है। अब ये पता नहीं, उनके आपस की बात है। लेकिन उनकी आपस की बात, मैं क्योंकि उन लोगों के साथ रहा हूँ और अन्य विषयों में मैं उनके साथ बातचीत करता रहा हूँ, उनके खुद के समाजों के भीतर की उपजी हुई विषमताएं पिछले 20 साल की, क्योंकि आधुनिकता से जो उत्तर आधुनिकतावाद में पूरे दुनिया के समाजों को प्रवेश हुआ, उस उत्तर आधुनिकतावाद टेक्नोलॉजी, सूचना क्रांति और सोशल मीडिया के जरिए
तो वो पुराने तरह के समाजों के संरचना में एक मौलिक फेरबदल आना असंभावित था, जो आ चुका है और जो इरिवर्सिबल है, उसको पलटा नहीं जा सकता। और उस रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करने में MPS का एक व्यापक योगदान है और उसके दूरगामी परिणाम रहेंगे। 2 सवाल, हिजबुल्ला और नया फ्रंट, लेकिन जवाब उसका एक है क्योंकि हिजबुल्ला भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सोशल मीडिया यूज़ करने में। तो बड़ा प्रश्न शायद ऐसा हो सकता है कि आधुनिक मिलिटेंट आउटफिट्स, रिलीजियस आउटफिट्स, रेबेलियस आउटफिट्स सोशल मीडिया का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हिजबुल्ला एज एन एग्जांपल हम किस तरह से देख पा रहे हैं और उसका आगे क्या भविष्य होएगा इस तरह के नैरेटिव्स क्रिएट करने का, कि जिस तरह के नैरेटिव्स आपने बोला ISPR और ये सब कर रहे हैं। तो क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, ये सवाल है? देखिए, हिजबुल्ला बिना लेबनान जाए समझना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से कि शायद बिना मथुरा और वृंदावन और गोकुल और आगरा जाए शायद RSS को समझना। आपको जाना पड़ेगा ना वहाँ पे, आपको मिलना पड़ेगा ना उन लोगों से। आप किताबों में नहीं पा सकते वो सब किस्से कहानियाँ, या कि एनालिसिस में, रिपोर्टाज में, किस्से कहानियों में एक जीवंत सच होता है जिसको जिया जाता है दिन ब दिन। एक ज़माना था कि वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो सच बात थी कि शिया मुसलमान लेबनान के थोड़ा शिक्षा में पिछड़ गए, थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो वहाँ के जो क्रिश्चियन समुदाय, अन्य जो सुन्नी समुदाय थे, वो वाकई उनका शोषण करते थे, जैसे हर जगह होता है। आप माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप धारावी जाइए, कभी आप जाइए ना धारावी, आपको पता है इंसान इंसान होता है, उसका 2 ही तरह के इंसान होते हैं, अमीर होता है और गरीब होता है। अमीर अपने नाम के आगे कुछ भी टाइटल लगा ले, अंत में अमीर ही रहता है। गरीब बेचारा कुछ भी अपने आप को कह दे, वो गरीब ही होता है। किसी भी धर्म के वो 4 अमीर लोग अपना आपस के अंदर बात करेंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि मेरे धर्म का है, तुम मैं चला इतना चोगा बोगा पहन के आया हूँ तो अरे तू तो मेरे धर्म का है, तो ना ना ना। वो अपने समकक्षी बड़े लोगों के साथ ही बैठते हैं। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हज़ारों करोड़ लाखों अरबों खरबों रुपए की बातें होती हैं। वहाँ मैटर ही नहीं करते सब। वहाँ ये होता है कि यार थोड़ा तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा, तुम उसको ठीक करो ना, उसके बाद हम तुम्हारे इतने पैसे लगा देंगे। अच्छा कर लेते हैं, कितना लगाओगे? आप हम हैं प्यादे, छोटे मोटे। अच्छा इसको ऐसा कर देते हैं, आगे कर देते हैं, थोड़ा इसको ऐसा करो कि इस जियाउल हक को बोलो कि थोड़ा करके देखिए अफगानिस्तान में कैसे परेशान कर सकता है सीरिया को, इसको रशिया को, फिर देखते हैं। बड़े गेम खेल रहे हैं, उसमें दोनों तरफ से पैसा लग रहा है उनका, दोनों तरफ से हथियार दे रहे हैं, दोनों तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं। जो आप बता रहे हो नैरेटिव, नैरेटिव किसे कहते हैं? नैरेटिव इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। यथार्थ का एक आभासिक चित्रण का सृजन, जिसमें लोग अपने आप का एक बिंब देखें और उसमें यकीन कर सकें, उसे नैरेटिव कहते हैं। जैसे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, है ना, ओसामा बिन लादेन, अर्दोगान, इमरान खान। नैरेटिव ही तो इमरान खान। ISPR ये जो कर रहा है वो बिल्कुल अलग है, जो आपको दिखा रहा है वो ही तो जादू है। आप इस बात की चिंता कर रहे हो कि यार ये न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार के साथ ऐसी इतनी फेवरेबल खबर कैसे छपा दिया। आपको पूछना चाहिए कि यार इमरान खान को प्रधानमंत्री कैसे बना दिया। मेन तो ये गेम है ना ISI का, मेन तो ये गेम है। और वो कभी भी उसको हटा देगी। बम पड़ गया था, जैसे बेंजीर मोहतरमा के साथ पड़ गया, बेचावड़ी के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि हर कोई उस नैरेटिव में छोटे मोटे प्यादे हैं उनके लिए। वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव है कि सब पूरे इस्लाम के लिए हम एक पाकिस्तान है, हम मदीना ऑफ द ईस्ट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के बारे में, कि एक तो उधर है मदीना, वो तो MBS के पास है अभी, तो फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास और है जी, हमारे पास कराची है, और हमारे पास इस्लामाबाद रावलपिंडी है, और हमारे पास हथियार है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हमारा मदीना ऑफ द ईस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने अफगानिस्तान को जीता है और 2 पावर्स को हराया है। और तुम्हारी जनता क्या हाल है? अरे जनता का ही तेल लेने, ये सब पैदा होते हैं मर जाते हैं। इस्लाम को जिंदा रखना जरूरी है, इसके लिए पैसे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमरान खान को भीख मांगने भेज देते हैं वहाँ पर रियाद में, कि तुम जाके, उसको कहते हैं बेचावड़े को कि तुम जाके बैठ के उसके साथ नमाज पढ़ो। ये खुद भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बेचावड़े, उनकी हालत ही खराब है। वो बजा पहुंच जाते, भाई साहब आपके साथ नमाज पढ़ लूँगा, मना थोड़ी करेगा, इतना बड़ा राजा उसको, मतलब आप वैसे मैं भी चले जाऊँगा तो मुझे मना नहीं करेगा वो नमाज पढ़ने से।
उनकी एक तहजीब है, सभ्यता है, कल्चर है, मतलब पुराने लोग हैं, उनका ऐसा है। तब आप मेरे उसमें आओ, बैठो, मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ। घर ही पहुँच जाते हैं उसके, पैसे दो भाई साहब। उस दिन जिस दिन वो मना ही नहीं कर सकते किसी को। ये है नैरेटिव। उसे काजल लगा के उससे पैसे भी ले आते हैं। फिर अंदर अंदर बैठ के साढ़े किसकी अगली बात देख लेंगे। ये बैठे बैठे पाकिस्तान क्या करता है? साजिशें करता है, षड्यंत्र करता है। ये जिंदा क्या रखता है इन जनरल्स को? फैंटेसी जिंदा रखती है, वो इल्यूजन्स। एक ग्रैंड इस्लामिक ऑटोमन एम्पायर की रीएस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव कोई पाल रखा होगा, मूर्ख कहीं बैठा हुआ, और उसको वो बच्चों को सुबह शाम हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सीरियल बना देते हैं उसके ऊपर, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उस अतीत में लेके जाना चाहते हैं ना। भविष्य संबंधी कोई कथात्मक है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि भविष्य रचना कैसे की जाए उसकी समझ है ही नहीं, तो भविष्य संबंधी कोई नैरेटिव बनता ही नहीं। हमारे यहाँ भविष्य संबंधी नैरेटिव बनाना चाहते हैं हमेशा। हमारे हर चीज़ भविष्य में होगी। आज तक हमने जो कुछ कर दिया उसका निर्धारण भविष्य के अंदर होगा। हमको यहाँ कुछ भी नहीं है। ये एक सिस्टम जिसके अंदर आधारभूत रूप से इस तरह के तत्व जो अपने खुद के निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के हितों के ऊपर जबरदस्ती के स्वयं को चौधरी होकर बैठ जाए और फिर वैसे ही करे जैसे वो कहें, नहीं तो गर्दन काट देंगे। तो उस सिस्टम के अंदर 1400 साल से बिछाड़ो क्या गति होगी उन सब लोगों। उन लोगों की दुर्गति करने के नए तरीकों का नाम है नैरेटिव कंस्ट्रक्शन। कि जिसके पास खाने को भी नहीं है, लेकिन अब उसको आपने कह रखा कि बच्चे तो खूब करो क्योंकि अल्लाह ने बोल रहे हैं। भारत सरकार ये सब कहते हैं भाई 2 कर लो, 3 कर लो यार, मतलब ज़्यादा बच्चे मत करो, पढ़ाओ थोड़ा को, पढ़ाएंगे लिखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। वो क्या बोलते नहीं नहीं अल्लाह के लिए पैदा करो और जिहाद के अंदर उसको भेजो। क्यों? तो गरीब का बच्चा है ना, मर भी जाएगा तो क्या है, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, खत्म हो गया ना। पेंशन भी नहीं लेनी, खत्म हो गया। क्या फॉर्डर है उनके बड़े नैरेटिव के लिए छोटे छोटे बिचावड़े गरीब बच्चे, जिनको हूरों का लालच देके तुम्हें 70 हूर मिलेगी, तुम्हें बेहतरीन में देगा, तुम्हें टिकट मिलेंगे 70 ले जाओ तुम हाथ में, 70 टिकट है कि तुम जाके ये देना और एक एक हूर तुम्हारे साथ और वट एवर यू, तुम्हारे सब दोस्तों को मिल जाएगी। 70 टिकट है ना, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अम्मा जान आप ऊपर मिल लेंगे अपन, आप अपने 70 के साथ में अपने 70 के साथ। क्या ये बच्चों के 14, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के दिमाग में कोई उसको फैसिलिटेट करता है? इसके ऊपर तो मतलब दुनिया भर के अंदर पोर्नोग्राफी के खिलाफ एक्ट होना चाहिए, वैसे एक्ट होना चाहिए इसके खिलाफ। क्या कर क्या रही है वहाँ पे बिठा के इन दिमागों के साथ? कोई बात नहीं करता। ये है नैरेटिव। तो उसको करते रहे, उसके लिए दूसरा ये देखो इधर क्या हो रहा है। वो जैसे जादूगर होता है ना, जब ऐसे जिसमें से निकालता है तो आज तक मैं भी नहीं समझा हूँ कि यार खाली रुमाल में से ऐसा, भाई तो मैंने हजारों दफ़े देखा है कि ऐसे करेगा और फिर ऐसे उठाएगा और फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कबूतर, तोता, चील कैसे किया उसने पता ही नहीं है ना। ऐसी ही एक कथा इन लोगों ने बना रखी है कि हम ऐसे ऐसे करके और ये दुनिया भर के ऊपर एक ऐसा कुछ सफ़ेद रंग की सरिया का एक चादर से चढ़ा देंगे, और क्योंकि सरिया की चादर है इसके अंदर सब कुछ बहुत सुंदर होगा, एक नया तरह का स्वर्ग क्रिएट हो जाएगा इस धरती के ऊपर, फर्स्ट क्लास चकाचक, जिसमें कोई गरीब भी नहीं होएगा। अच्छा मेरे को सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, कैसे होएगा ये काम? पैसा दो हम करेंगे। कैसे करेंगे? बम से उड़ाएंगे सबको, सबको बम से उड़ा दोगे और क्या करेंगे? ये है नैरेटिव। और ये नैरेटिव ना होए गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए संघर्ष करता है हिजबुल्लाह। आप उसको वहाँ पे जाके बनाओ ना एक स्टोरी हिजबुल्लाह के नैरेटिव पे, चलते हैं, रहते हैं लेबनान में 2-3 महीने, उसको वहाँ पे जाके देखो एक बार हो क्या रहा है। एक एम्पावरमेंट हुआ है पिछले 70 साल के अंदर उस कौम का, जो शायद 700 साल से इतनी ज़्यादा ऑपरेस थी कि उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी जाती थी। अब वो शिया है कि सुन्नी है कि वो, ये लेबलिंग थोड़ा सा ट्रिकरी होता है, क्योंकि ये लेबलिंग के चक्कर में ना वो इंसान बेचारा दब जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वो जो गरीब है ना बेचारा, जो हमेशा गरीब गरीब ही रहता है, उससे नज़र हट जाती है हमारी। आप ऐसा समझिए कि हर 100, 200, 500, 1000 साल के बाद एक इतना क्रांतिकारी बदलाव आता है कि उस बदलाव की आंधी के अंदर जो भी स्थापित होता है वो उड़ जाता है। वैसी एक भयंकर आंधी अभी चल रही है दुनिया भर के अंदर। उस आंधी के कई तरह के वेग होते हैं, कई तरह के वेग होते हैं। उसमें से एक वेग था उपभोक्तावाद, कैपिटलिज्म, जिसका अब कोरोना काल के अंदर थोड़ा सा कुछ शरण हो गया उस वाले वेग का। उसकी जगह नया कुछ उपज रहा है, एंटी कैपिटलिस्ट,
सेंटिमेंट, जिसका एक मैनिफेस्टेशन है न्यू मुस्लिम ब्रदरहुड, जो अपने आप को एक नया विकल्प के तौर पे प्रस्तुत करना चाहता है कि यार ये जब उपभोक्तावाद समाज खत्म हो जाएगा तो उसके बदले में क्या आएगा कि एक नया इस्लामिक समाज पैदा कर देंगे, जो कि होगा तो शरिया पे और कुरान पे बेस्ड, लेकिन वहाँ पे चेंज हम करेंगे इलेक्शन के जरिए, जो कि हम इंजीनियर करेंगे जैसे अर्दोगान करते हैं टर्की में। अब करेंगे तो मन मर्जी, लेकिन हम तलवार से नहीं करके उसको ऐसे दिखाएंगे कि हम उसको इस बैलेट से कर रहे हैं कि सब आके वोट भी डाल रहे हैं, लेकिन मेरे को 99% मिल जाता तो मैं क्या करूँ, तब जनता प्यार ही मेरे से ज़्यादा करती है। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड, ये जो टैक्स हेवीनेस, ये जो आइसिस खुरासान, अन्य अन्य जितने सब नाम हैं, लेबल्स, उसको नाम न देखे, ये ऐसी बात है जैसे रोज़ अलग अलग बताते हैं ना मौसम के विभाग वाले। अब ये उस बड़े पूरे चित्र को देखेंगे तो आपको पड़ेगा एक इतना बड़ी सुनामी, एक इतना बड़ा अर्थक्वेक, एक इतना बड़ा वोल्केनो और एक इतना बड़ा तूफान और एक इतना बड़ा टॉर्नेडो एक साथ आ रहा है कि किसी को पता नहीं है कि कैसे इसको हैंडल करना, तो दूर की बात है कैसे खुद के साथ जिए। दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया का एडिक्शन भयंकर हो चुका है। दुनिया भर के लोग आपस के अंदर बात करना बिल्कुल भूल चुके हैं। टेक हेवी कंपनीज दुनिया भर के गवर्नेंस के सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ, सोशल सिस्टम्स के साथ खेल रही है। उसकी आड़ में एक ये भी एक थ्रेट है कि ये साहब ये मुस्लिम ब्रदरहुड ये बम फोड़ेंगे, 10-20 बम फोड़ लेंगे, 100-200 लोग मार लेंगे, 1000-2000 लोग मार लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे ना ये। क्योंकि ये लोग जो इनका प्रेफर्ड वे है वो डेमोक्रेसी से होकर जाने वाला रास्ता उतने लोग इनके पास है नहीं अभी, लेकिन इनका 100-200 साल वाला प्लान ऑफ कोर्स वो डेंजरस है। उससे ज़्यादा खतरनाक है आईएसआई के हाथ में पूरा कंट्रोल होना हक्कानी नेटवर्क का अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हमें पता था बहुत लंबे समय से कि जो अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा वॉर एफर्ट है वो ठीक नहीं जा रहा है, कि तालिबान लगातार ग्राउंड पे मजबूत होते जा रहे हैं, कि कई जगह अमेरिकन फोर्सेस ने तालिबान के साथ समझौते और डील्स किए हैं लोकल लेवल्स पे सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, जिसमें वो तालिबान को पैसे दे रहे थे ताकि तालिबान उन पर अटैक ना करें। ये बात है 2007, 2008, 2008 के फरवरी में मैं था वहाँ, और ये था वहाँ पे कि चल रहा था इस तरह का, और हमने इसको रिपोर्ट भी किया है और यहाँ पे इस बात का संज्ञान भी लिया गया कि अगर ये पैसे दे रहे हैं शांति रखने के लिए, तो इसका मतलब तो अफगान लोगों को तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अब तो सीज़न हो जाएगा इस चीज़ का, अब तो आदत बन जाएगी ना कि, तो वैसा हो गया। मूसा कल्ला से शुरू हुई थी ये बात, हेलमंद में मूसा कल्ला जो है लश्कर के पास में, वहाँ से होता होता फिर सभी जगह ऐसा हो गया कि हर जगह लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने पैसे दिए हैं, और हर जगह तालिबान दोनों तरह से एक्ट करता है, अटैक भी खुद ही कर जाता है, फिर पैसा भी आके ले लेता है। तो ये हमें पता था, और ये काफ़ी उचित मात्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुरू से पता रहा। हमसे गलती वहाँ हुई जहाँ हमने अफगानी डेमोक्रेसी के समर्थन में अपने जो प्रयास हैं वो केंद्रित कर दिए सिर्फ उस एक प्रोसेस पे कि डेमोक्रेसी और हेल्थ और एजुकेशन और इस तरह के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ें, लेकिन उस सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल कंसर्न्स हैं, पावर संबंधी उनकी जो अवधारणाएं हैं, वहाँ पे जिस तरह के नेटवर्क्स बने हुए हैं, ट्राइबल नेटवर्क्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं पावर स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने में, यानी कि वहाँ की सभ्यता की गहरी समझ होते हुए भी भारत ने वो लीड अमेरिका को दे दी, ये सोचकर कि क्योंकि ये पहल कर रहे हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा करेंगे हमसे, तो हम इनको सपोर्ट कर देते हैं। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो समझ नहीं पा रही। कोई जब अमेरिकन वहाँ पे पोस्ट होकर आता है तो 3 महीने के लिए आता है, आने के बाद 1.5-2 महीने रहता है, फिर उसके बाद चले जाता है, फिर वो अपना आर करता है 6 हफ्ते का, फिर उसके बाद फिर आता है। वो ज़मीन के बारे में कुछ भी न जानता है न जानना चाहता है, और ये अमेरिकन एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1600 लोगों की टेस्टिमनी अमेरिका ने, एक लेसन्स लर्न नाम का एक पूरा कमीशन था जिसके एक आईजी हेड थे, उसकी पूरी किताबों की डिस्टिल विजडम, 1600 लोगों के इंटरव्यूज़, सब रिकॉर्डिंग्स की, उसका एक मंतव्य निकल के जो सार तत्व है वो ये है कि पूरे अमेरिका में किसी को पता ही नहीं था कि क्या किया जाना चाहिए शुरू से, फ्रॉम डे 1 टिल द वेरी एंड, द लास्ट डे 15th August, nobody knew what has to be done। बागराम क्यों छोड़ दिया,
ये स्टेट डिपार्टमेंट डिफाइन करेगा कि कौन डिफाइन करेगा? कंप्लीट केओस विद इन द लार्जेस्ट फंक्शनिंग वॉर मशीन। दुनिया की सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड युद्ध करने की एक संरचना में और डेमोक्रेसी में और इस तरह के ढांचे में किसी को पता नहीं है कि ये घटनाक्रम किस तरह से हैंडल करा जाए, और वो एक असफलता हो गई। हमारी गलती ये रही कि हमने बीच में उनको उचित तौर पे आगाह करते हुए भी हमारा जो प्लान भी होने चाहिए था, जिसके लिए हम 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक भारत सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन मेरे सर के ऊपर करते रहे कि अगर आप अफगानिस्तान पे ध्यान नहीं दोगे तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत घातक होंगे, भारत के लिए दूरगामी होंगे। और वो दिया गया ध्यान माननीय प्रधानमंत्री और अन्य जो पॉलिसी मेकर्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो एग्जीक्यूट करने थे वो एग्जीक्यूटिबल्स नहीं डिलीवर हो पाए, लेट मी पुट इट दिस वे, क्योंकि हम अमेरिकन प्रोजेक्ट के साथ लगे रहे और हमने हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, हमारी जो वहाँ पे मौजूदा स्ट्रेंथ थी, उसका कोई लिवरेज, कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और पाकिस्तान ने हमको वहाँ से इस तरह से बड़े बेआबरू होकर के कूचे से हम निकले, तो बेइज्जती तो हुई है साहब, ऐसी होनी तो नहीं चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कहीं एक अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पत्ते दुनिया के सामने खोल दिए। पाकिस्तान ने बता दिया है कि हम एक टेरर स्पॉन्सरिंग, टेरर सपोर्टिंग, टेरर बिलीविंग, मिलिट्री गवर्न डिक्टेटरशिप है, जिसने अपने आगे एक फोरफ्रंट बना रखा है कि साहब ये इमरान खान देखो कितना अच्छा है, वर्ल्ड राउंड क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप चैंपियन है, उसके पीछे कौन है? अभी जब ISI के नए चीफ बने थे तो दुनिया को पता है क्या हुआ। अभी जब तालिबान ने वहाँ पे सत्ता आते हैं, दुनिया को पता है क्या हुआ है। वहाँ पे जाके वो मैनेज कर दिया कि सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनेंगे वहाँ पे। सिराजुद्दीन हक्कानी सबसे काबिल आदमी है वहाँ पे? नहीं, सिराजुद्दीन हक्कानी सबसे भरोसे के आदमी है जो ISI के लिए पिछले 20 साल से काम करते हैं। तो ये भारतवर्ष की कमी रही कि हम जानते हुए भी वो कर नहीं पाए जिसे करने की आवश्यकता थी। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई कि हम, क्योंकि वो नहीं किए, इसलिए हमारे सारे ऑप्शंस अभी भी हमारे पास खुले हुए हैं। हमारे ऑप्शंस किसी को पता भी नहीं है, हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ किसी को नहीं पता। ग्लोबली नोबडी नोज हाउ स्ट्रॉन्ग द इंडियन इंटेलिजेंस इज, and that is to the great credit of all the four founders of Indian intelligence community who had ensured that we remain cutting edge, number one, world class, without ever doing anything out of the way. My people, I'm sorry about this, don't laugh on me, but sometimes the truth needs to be told, and I'm very humbly telling you this. We knew everything that had been happening around the world right from 1947 till 2021, and we have documentary evidence to prove it, that we had told that this is going to happen. We had, like, as recently as ये नवाज शरीफ को हटाएगी पाकिस्तान के, उसका रिकॉर्ड है कि हमने बताया था 1 साल पहले कि साहब इसको पनामा पेपर्स के अंदर फंसाएंगे, इसको हटाएंगे और इमरान खान को ले आएंगे। वी टोल्ड द वर्ल्ड, वी टोल्ड कि सीरिया के अंदर अमेरिका हारेगा, सीरिया के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है टर्की का ये फेल होएगा, इस्लामिक बथरोड का। सीरिया के अंदर ये जो अन्य, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, लेकिन ये जो पूरा ग्लोबल एक रीस्ट्रेटेजिक, एक रीशफल करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर करने का जो प्रयास है वो असफल होंगे, और हम वहाँ पे लड़के बताएं उन लोगों को। Indian intelligence has fought tooth, nails and daggers with people on the ground and the battlefronts of geostrategy, and it has come out winners, to the great credit of the founders and operators of Indian intelligence who have been out doing their work without no recognition, no names, no photographs, no social media, nothing. Pure hard work, commitment, grit to work for the truth. Just the truth. To know the truth. What is the truth of this X? How can this truth be used to make this better for this? Including for Pakistan. The Pakistan generals have no clues how bad we can hit them whenever we want them. They will be wiped off without realizing this. It is to the great credit of Indian intelligence and its forefathers and its leaders throughout this that they have maintained a dignity of a civilian intelligence agency which seeks truth, delivers it to policymakers, and then just waits for the policymakers to take a call about this without ever interfering in any process. To its great credit, Indian intelligence पीछे deals कट नहीं करती वैसे. To its great credit, and there is evidence to it. हमको पता था हाइब्रिड वारफेयर होगा हमारे साथ कश्मीर में. हमको पता, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है तो इंडियन इंटेलिजेंस को नहीं पता था. कारगिल के बारे में पता था.
ये 27/11 हमको पता था मतलब हमने बताया हुआ है ना, कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है ना ये। None of these had been intelligence failures. This had been failures of execution on the ground of the kind of training preparation that we had been putting in for the last 70 years and we're learning from it. 27/11 से हम सीखे हैं ना। अभी जो 15 अगस्त 2021 से हम सीखे हैं ना। क्या सीखे हमसे? यार हमको रातों रात हमारे लोग उठाने पड़ गए, साले हम 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, इतनी जान लगाई, और हमको हमारे लोग रातों रात उठाने कर, क्योंकि हम इतने अच्छे हैं। रातों रात हमारे लोग जान की बाजी ला के हम उठा के लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुंडों का राज हो गया, दस्युओं का राज हो गया। गन्स और तलवार से लोगों की गर्दन काट के उन गर्दनों से ऐसे फुटबॉल खेलने वालों का राज हो गया, और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। इससे हमने सीखा है ना कुछ। ग्लोबल पावर्स कुछ भी नहीं कह रही इस बारे के बारे में। हम तो उनको मौका देते रहे, जब रशिया साथ था तो हम आप करके देखें, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करके देख लो। अमेरिका, हम सब, जो भी ये दुनिया की सारी प्रॉब्लम है हम तो सबको बोल रहे हैं कि आप करके देख लो। सबने कर लिया, किसी से सॉल्व नहीं हो रही। चाइना की इकोनॉमी अभी बिल्कुल टैंक करने वाली है। दुनिया के सामने इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक फेल्ड मॉडल है कैपिटलिज्म का, जो कि यूएस में और ब्रिटेन में और फ्रांस में और जर्मनी में और एम्स्टर्डम में नहीं चल रहा है। वहाँ पे लोग सड़क के ऊपर आके बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मॉडल फेल हो गया ना, बिल्कुल गया। दूसरा मॉडल है सो कॉल्ड मार्क्सिज्म का, लेफ्ट का, जो कहीं बचा ही नहीं, बेचारे का नाम ही नहीं है कहीं के ऊपर। मतलब शायद क्यूबा वूबा एक आध कंट्री जो बची है थोड़ी सी, ये वेनेजुएला खत्म है, मतलब कोई वर्ल्ड में तो नहीं कर सकता। तीसरा मॉडल है चाइना का हाइब्रिड वॉरफेयर बोल रहा हूँ हाइब्रिड, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि सरकार तो कम्युनिस्ट है लेकिन व्यवस्था पूरी कैपिटलिस्ट है। तो क्योंकि वो कम्युनिस्ट है तो सारा पैसा कुछ भी कर देंगे। शहर के शहर बना दिए जहाँ पे कोई रहने वाला ही नहीं है, हवाई जहाज़ के हवाई जहाज़ खड़े कर दिए जिनमें उड़ने वाला ही नहीं है, एयरपोर्ट बना दिए जिसके ऊपर कोई पहुँच ही नहीं रहा। दुनिया भर के अंदर उन्होंने पैसे खर्च कर दिया, क्योंकि टैक्स पेयर्स का मनी था ना बेचारे गरीब लोगों का, कर दिया। अब वो मॉडल टैंक होने वाला है, वहाँ की कंपनी सब बैठेगी, चाइना का इम्प्लोजन हो जाएगा खुद के ऊपर ही। फिर क्या, ये मॉडल फेल हो गया। चौथा मॉडल ये जो ISI वाले बनाना चाहते हैं, जो टर्की, अर्दोगान, ये सब लोग जो लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से एक इस्लामिक मॉडल आ जाए दुनिया के अंदर। उसके कई कंटेंडर्स हैं। एक तो ISI है जो अपने आप को इस्लामिक रिवाइवल का चौधरी समझते कि साहब हम लेके आएंगे मदीना ऑफ द ईस्ट, वॉटेवर नॉनसेंस। उनसे खुद की कंट्री नहीं चली आज तक, खुद की पॉलिटिकल व्यवस्था नहीं संभली उनके वहाँ पे खाने पीने। सॉरी भाई साहब, सॉरी डूड्स, you have nothing and you want to fight with us, the ancient civilization that has existed forever. यार बस की नियत तुम्हारी रहने दो, नहीं है उनकी बस की। ये पूरे दुनिया के इतिहास के अंदर पाकिस्तान का नाम ऐसा लिखा जाएगा जैसे माइनर इरिटेंट होता है ना कोविड के टाइम, ऐसा लिखा जाएगा कि यार 10, 20, 50 साल उन्होंने बहुत परेशान किया दुनिया को, और कुछ नहीं है पाकिस्तान का इससे बड़ा नाम लेवा। पर ये लोग तो रहेंगे ना, ये 20 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब। तो इन गरीबों को इंडिया को अभी भी चिंता रहती है। ये जो आप बता रहे हैं ना भारत भविष्य के लिए, भारत गरीब के साथ खड़ा हुआ है हमेशा। ये भारतवर्ष की पहचान है। भारत अहिंसा के अंदर यकीन करता है। भारत गरीब को अधिकार दिलाना चाहता है कि कम से कम रोटी भरपेट खाए। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सारे फोरम के ऊपर जाकर कहते हैं वासुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसभा। ऐसे प्रधानमंत्री वेद वाक्य कह के लोगों को कह रहे हैं कि यार हम सबका ध्यान रख लेंगे। इंडिया को मौका दो, इंडिया को मौका दो कि दुनिया के सामने वो समाधान दे सके कि जो चारों फेल मॉडल्स हैं, जो आप चौथा समझ गए ना, नहीं चलेगा वो मॉडल, क्योंकि दुनिया आगे जाएगी, पीछे नहीं जा सकती। अन्य विकल्प क्या है पांचवा? तो जो भारतवर्ष के 4 शेर दिखते हैं अशोक चंद्र के अंदर, सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते को हमेशा जिताने वाला कोई एक अन्य शेर होता है, वो अभी है अस्तित्व में, और वो शेर भारतीय इंटेलिजेंस के साथ है। और इसलिए भारतीय इंटेलिजेंस दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज़्यादा एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, ऑनरेबल, डिसेंट और डिग्निफाइड है। Notwithstanding the aberration, but the dudes back there, outstanding, brilliant people, absolutely breathtakingly awesome. I see it as a sign of insecurity, as a sign of weakness, as a sign of acceptance that our time is done, their time is over. पुरानी सभ्यता है इसलिए हम सम्मान करते हैं उनका, एज अ संस्कृति, एज अ सभ्यता। लेकिन ये नई व्यवस्था है, जो कम्युनिस्ट जो पूरी व्यवस्था है, शी जिनपिंग जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका चाइना के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं से कोई मेलजोल नहीं है। उन संस्कृतियों का
दोहन करके और उनको समाप्त करके उनके रूइंस पे एक नई व्यवस्था करने का प्रयास था। माओ ने उसके चलते करोड़ों लोगों के जीवन ख़त्म किए। शी जिनपिंग करोड़ों लोगों का करेंगे क्योंकि वो करोड़ों लोग जो अपनी सेविंग्स किसी भी तरह से चाइनीज इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पैसे वापस नहीं आएंगे। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस। कंपनीज इम्प्लोड करने वाली है क्योंकि उनके ऊपर डेट सर्विस का बर्डन देता जा रहा है, जिनके उतना रेवेन्यू नहीं है। तो कंपनीज इम्प्लोड करेगी तो पैसा तो गरीब जनता का ही होता है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी खर्च करे कि जिससे जो बाइडन खर्च करे कि डोनाल्ड ट्रंप खर्च करे ना, तो वो जनता सड़कों पे आएगी और सड़कों पे आके हल्ले मचाएगा जैसे उन्होंने वहाँ मचाया था। तो वहाँ तो इसलिए कर दिया क्योंकि छोटा सा था, हांगकांग था बेचावड़ा कोने के अंदर पड़ा हुआ, तो क्या करेगा। खूब करा उन लोगों ने प्रयास, महीनों बेचावड़े गए, लेकिन ओवर बियरिंग पावर था। वो ओवर बियरिंग पावर कितनी सिटीज़ में कितने टाइम तक कैसे बियर करेगी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके लिए वो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े सर्वेलेंस स्टेट बना चुके हैं, उसके छोटे छोटे नेटवर्क बना चुके हैं, हर आदमी को देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। अच्छा आप मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, अरे ये उसके पास क्या कर रहा है, बाबू जी के पास आदमी बेचो, बाहर आके आप बाबू जी से क्यों मिल रहे हो। तो थोड़े दिन तो जनता उसको देख लेगी, हंसी मजाक, नए नए खिलौने आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब वो 20 साल की करी हुई मेहनत पानी हो जाएगी और भविष्य एकदम अंधकार भयावह दिखेगा, तो जनता सड़कों पर आएगी कि भाई साहब ये क्या करा हमारे साथ, ये हमारे पास खाने को नहीं है और आप वहाँ पे इतने बड़े ब्रिटिश और इतनी बड़ी ये और ये पावर और ये तुम ग्वादर पोर्ट बंद करो, ये सब नॉनसेंस। जैसे ग्वादर में हो रहा है ना ऑलरेडी। ग्वादर में क्या हो रहा है, ग्वादर के अंदर बोलते हैं कि यार हमारे पास खाने को नहीं, आप चाइनीज डॉलर को ऑर्डर के लिए दे रहे हो। चाइनीज डॉलर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, वो तो धंधा है ना उनका। तो फंस गए ये लोग। अब चाइना फंस गया, पाकिस्तान फंस गया, तालिबान तो बेचारा पैदा ही फंसा हुआ था। ईरान की संभावनाएं हैं क्योंकि ईरान एक पुरानी संस्कृति है, लेकिन वहाँ पे रिफॉर्म्स होने बाकी हैं। सीरिया ऑफ कोर्स, सीरिया भारत का हमेशा से दोस्त रहा है और सीरिया जीता है अभी। तो सीरिया और ईरान के साथ मिलकर हमें इस क्षेत्र में और कोशिश करके हमें 5 साल 10 साल चाइना के साथ थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन वो इवेंचुअली इंक्लूड करेगा। और 23-24 में विद गॉड्स ग्रेस अगर मोदी जी रिपीट करते हैं, आगते हैं सरकार, तो इस बार एक नए एजेंडे के साथ एक्सटर्नल ओरिएंटेड, बाहरी ओरिएंटेड, क्योंकि 2 टर्म्स अंदर के काम बाकी थे बहुत सारे, और तीसरे टर्म में डेफिनेटली बाय 2026 वो चाइना जीत के और शायद सत्ता निष्कंटक भारतवर्ष का राज्य शायद योगी जी को देना चाहेंगे। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो। जय माँ, जय हिंद।